Pune marathon. All right, sir. But that time my age was much more than you. I was in NDA, sir? No, that was much later than NDA. It was I think 40. I was that time 42 or something. All right, sir. Yeah, Pratham, good evening. Sir, good evening, sir. Sir, age of industrialization करना है. आज नहीं करा सकते. After this chapter. Sir. Okay. सर बहुत बड़ा चैप्टर है सर. सर 10th या 12th में कैंडलस्टिक बार ग्राफ आता है? हाँ आता है. 11th 12th में आता है. 10th में नहीं है. 10th में नहीं है. 12th में आएगा. 11th 12th में. Okay, Bhavya, good evening. Karthik Saroy, good evening. Okay, so let's start. Good evening, sir. Guys, all those who have seen the video, Bhavya, आपने वीडियो देखा होगा. कोई डाउट तो नहीं भव्या उस चैप्टर से जो हमने कल किया था? इको डेवलपमेंट वाला चैप्टर था. BMI क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेट क्या होता है, यही ऐसे क्वेश्चन आएंगे. बस उससे ऐसे क्वेश्चन आएंगे. चलो ओके, लेट्स. ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है. मैं कोशिश करूंगा समझाने की, इसमें कुछ रटना पड़ेगा तुम लोगों को. सबसे पहली बात तो मुझे, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस, डू यू नो दिस बेसिक थिंग? आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन हियर इन द ग्रुप. सर अभी कौन सा वाला कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी चैप्टर 4. यस सर. All those who know the answer to this question, please put it in the chat box. Class 10, SST, Geography, Chapter 4, Agriculture. एक जोक है. एक तंबी बोलता है पंजाबी को, कहता है यार, यू ब्लडी गाइस डोंट हैव एनी कल्चर. या जाट को बोलता है, पंजाबी को बोलता है, इसको बोलता है, तंबी बोलता है मद्रासी, कहता है तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है. तो जाट कहता है भाई अपना तो एक ही कल्चर है, एग्रीकल्चर. तो मुझे बताओ भाई, कब खरीफ और कब राबी? सर नो राबी इन रेन. नो राबी इन रेन, ये मेरा जो वो है अपना गुरु मंत्र. अपने बच्चों को ध्यान रखना, नो राबी इन रेन. नो राबी इन रेन, ये याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा, बाकी का सब अपने आप समझ में आ जाए. नो राबी इन रेंज. सो अगर रबी रेंज में नहीं है, यानी रेन का टाइम इंडिया में कब है? इंडिया में रेन का टाइम होता है जून से लेकर सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर. तो अगर हमें ये बात याद रहेगी, अगर हमें एक गुरु मंत्र याद रहेगा कि नो राबी इन रेंज, और रेंज हमें याद है कब से कब तक होती है, जून से सितंबर अक्टूबर तक होती है. अब मेरे को याद, साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर राबी रेंज में नहीं है तो फिर सीधी सी बात है, खरीफ रेंज में है, जून से लेके अक्टूबर तक मान लो, और राबी उसके बाद विंटर्स में है, इसके आप समझ लो अक्टूबर से लेके, इसको वी विल राइट इट लाइक दिस, सितंबर अक्टूबर, एंड यहां भी लिखेंगे सितंबर अक्टूबर, to around 3 to 4 months. So generally January February the harvesting starts in. और उसके बाद एक और हम क्रॉप्स पढ़ेंगे, दिस कॉल्ड ज़ैद. ज़ैद है कि ज़ैद है, ये है जिसके अंदर की लोग अपना थर्ड क्रॉप लेते हैं. फरवरी मार्च रखो इसको, फरवरी मार्च थर्ड क्रॉप ले लेते हैं. ये कब से कब तक है? ये मार्च से लेके जून तक के महीने में.
इसके अंदर ज्यादातर तुम्हारे वो कुकुम्बर, वाटरमेलन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, थर्ड क्रॉप कुछ कुछ किसान उसको कर लेते हैं। चलो ये तो मैंने सब थोड़ा सा तुम्हें ओरिएंटेशन दिया है। देन ओके ओके गाइस, अभी क्या पूरी चैप्टर का आउटलुक देने की बजाय मैं पूरा तुम्हें ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा आगे नोट्स पढ़ते रहे। ओके, फर्स्ट पॉइंट, नोट्स ऐसे ही बनाने जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर, जैसे वो जाट ने बोला हमारा तो एक ही कल्चर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरा, अराउंड 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन दिस। सेकंड, मेन सोर्स ऑफ फूड। तुम बोलोगे सर ये तो हर एक के साथ होगा। कुछ कंट्रीज ऐसे जो अपना फूड नहीं ग्रो करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर। इसके अलावा इट इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ जॉब इन इंडिया। ओके, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। सर मेरा एग्रीकल्चर नहीं आ रहा सर, वाटर रिसोर्सेज आ रहा है। नहीं आ रहा मतलब हाउ क्या? टर्म 1 का नहीं है? सुबह 2 घंटे सर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेस्ट मेरा 13 घंटे सर टर्म 1 में है। और टर्म 1 में है कि नहीं? अच्छा, यानी क्या करते हो टैबलेट अंदाजा लगा ले, अभी 1 घंटे और पढ़ेंगे, यानी कि और 2 3:30। अरे रवि किससे कॉन्फ्रेंस कर रहा है क्लास के बीच में? हेलो, सॉरी सर, टर्म 1 में आ रहा है कि नहीं? मैंने चेक नहीं किया, मुझे तुम लगा तुम लोग देखा सर होगा। आ रहा है सर, आ रहा है सर। तो यार प्रथम ऐसे क्यों बोला? तो मेरा नहीं आ रहा। सर PT2 है ना सर मेरा, इसलिए। अरे PT2 को कौन देख रहा है यार साला? वो ओलंपिक की तैयारी करनी है, तुम साला स्टेट सर लेवल बहुत के। पास है सर। हाँ सर 13 से शुरू है मेरा सर, सेकंड एग्जाम SST है। तो 14 दोनों एक रिक्वेस्ट डाली एग्रीकल्चर वाले की, करा देंगे यार तुम। नहीं सर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और वाटर रिसोर्सेज। हाँ करा दूं। ओके, ये थोड़ा आसान चैप्टर है, इसको खत्म कर देना मुझको। ओके, सो पहला वाला कौन सा है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। देखो दोस्तों, सब्सिस्टेंस वर्ड का मतलब समझ लेना तुम, बहुत जरूरी है। सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस को मैं हिंदी में लिख दूं बेसिक नीड्स। दाना पानी। क्या कुछ किसने बोला, कुछ बताया सात्विक? सो आई वाज सेइंग बेसिक नीड्स। हाँ, दाना पानी समझो। सब्सिस्टेंस में खाना है, बेसिक खाना। बंदा भूखा ना मर जाए, उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस किसको बोलते हैं? जब लोगों को खाना नहीं मिलता, रोटी तक नहीं मिल रही, उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सर जो तो प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ए। बी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। एंड तीसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर। इनका फर्क देखते हैं। तो क्या है, प्राइमरी सब्सिस्टेंस में तो बंदा है, इसकी क्वालिटी देखना, स्मॉल लैंड, वेरी बेसिक टूल्स। अब मैं प्रिमिटिव नहीं लिख रहा हूं, प्रिमिटिव लिखूंगा ब्रैकेट में। वेरी बेसिक टूल्स, वेरी बेसिक मतलब प्रिमिटिव टूल्स। पुअर टेक्नोलॉजी और लो टेक। कोई ऐसा नहीं कि हाई फाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हाई यील्डिंग सीड यूज हो रहे हैं, इरिगेशन, ना ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं गरीब आदमी के पास। एंड बस कौन है? अनंत। अच्छा, सो एंड barely
फीड्स द फैमिली, बेयरली फीड्स द फैमिली। इसका एक एग्जांपल जो याद आएगा तुम्हें, सब कुछ समझ में आएगा, वो है झूम। झूम कल्टीवेशन जो आदिवासी लोग कर रहे हैं, या और बाकी एरिया में जो बहुत गरीब किसान हैं, जिनके पास बहुत छोटे छोटे लैंड पीसेज हैं, उनको ये करनी पड़ती है। ओके, अब देखते हैं दूसरा वाला, ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में देखो, इस बंदे के पास भी स्लाइटली मोर लैंड, यू कैन से स्लाइटली मोर, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली मोर लैंड, बट इसके पास कुछ और बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे इरिगेशन इसके पास अच्छे से है, इरिगेशन है अवेलेबल। ओके, उसके बाद बेटर टेक, बेटर टूल्स एज कंपेयर टू दिस। अब इस बंदे के पास तो प्लाव वगैरह भी शायद नहीं है, हो से ही काम चला रहा है अपना। इसके पास बेटर टूल्स हैं, ये पूरी फैमिली को लगा लेता अपने साथ में, फैमिली लेबर यूज कर रहा है, और मल्टीपल क्रॉप ले लेता है, एक साल में 2 से 3 क्रॉप ले लेता है, मल्टी क्रॉप। कुछ अच्छा मल्टी क्रॉप ऐसे आगे दिखेगा नहीं तुम लोगों को, एक मल्टी क्रॉप भी मैं ऊपर लिखा हूं, मल्टी क्रॉप, और सम सोल्ड, सम ईटन, और सम फॉर फैमिली। जैसे इसने राइस उगाए, कुछ राइस फैमिली को खिलाएगा और कुछ राइस में बेच देगा। जनरली कहां कहां हो रही है इस तरह की खेती? इस तरह की खेती तुम्हें मिलेगी ये अपना बंगाल में, इवन चाइना, थाईलैंड वगैरह में जो राइस की खेती है वो उसमें आ जाती है। फाइनली वी कल टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसे वो तुमने देखा होगा यूएस वगैरह में ना, हॉलीवुड का टॉम क्रूज की रैंच है, 10,000 एकर्स की रैंच है। साला यही नहीं पता कितना बड़ा वो है। सैटेलाइट की पिक्चर, सैटेलाइट वालों से बात कर रखी है, हर 15 दिन में सैटेलाइट से एक पिक्चर आती, पता चल जाता है कि कितनी ग्रोथ हो गई है। ये भी पता चल जाता है कहीं कोई कीड़ा वेड़ा तो नहीं लग रहा, तो फिर एरोप्लेन जाता है, एरोप्लेन से पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, फर्टिलाइजर भी ऐसे छिड़का जा रहा है इस पे। वो है कमर्शियल। अब इंडिया में वो लेवल तो नहीं है, पर इंडिया में भी ऐसे किसान हैं पंजाब वगैरह के अंदर जिनके पास बड़ी बड़ी लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, 100 एकड़ 150 एकड़ की लैंड है, और वो फिर बड़े बड़े उनके पास ट्रैक्टर टूक्टर है, हार्वेस्टर है, कंबाइन है, ट्यूबवेल लगा रखे हैं दबा के। सो ये क्या है? लार्ज लैंड पार्सल बोलते हैं, लैंड को पीस नहीं बोलते, लैंड पार्सल्स, थोड़ा बड़ा होता है उसको लार्ज लैंड पार्सल बोलते हैं। नंबर 2, हाईटेक। नंबर 3, कैपिटल यानी मनी यूज, मनी यूज्ड, एंड कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप में क्या क्या, वीट आ जाती है, राइस आ जाती है जो कि गवर्नमेंट भी खरीदती है, शुगर केन, कॉटन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सॉरी सर थर्ड पॉइंट नहीं दिख रहा, सर 4th पॉइंट। थोड़ा सा मैं नीचे सर थर्ड भी क्लियर नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है चलो। ओके, सो अब तो दिख गया। सो कमर्शियल वीट, से अगेन सर प्लीज रिपीट 3rd and 4th पॉइंट। प्रथम, एक तो तूने बिल्कुल पता नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है क्या है, पर ये अजीब अजीब तरह से बोलने लगा है। मेरे ख्याल माइक की दिक्कत है, तेरी नहीं। हाँ, से अगेन प्लीज रिपीट 3rd and 4th पॉइंट। कैपिटल money is used, capital is used, money is used, and last is commercial crops are wheat, rice and cotton। ठीक है, wheat, rice, cotton, शुगर केन, ये सब चला। ठीक,
चलो यहाँ से बेसिक, उसके बाद आगे आगे और बताने दो। बताओ, नोट शेयर कर रहा हूँ। Sir, is my mic okay now? अब बेटर है, पर वो वाली बात नहीं जो पहले जस्ट ठीक से आती थी। ओके, चलो भाई लोगों, एक तरफ से शुरू करते हैं। लेट मी आस्क भव्या ने बिग दो क्लासेस भी मिस। भव्या, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। भव्या, आप शुरू करें। ये प्लीज भव्या स्टार्ट। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। यहाँ से एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी सबको बता दिया। कल मैंने एक क्वाड्रेचरी भी बताया था, उसको मैं स्पेलिंग देखूंगा। हाँ, Agriculture is a primary activity in which almost two-thirds of India's population is engaged. It produces food for our consumption and provides raw materials for various industries. Besides this, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exporting. Types of farming. On the basis of the characteristics of physical environments such as rainfall pattern, land productivity, technological advancements, and socio-cultural practices, there are various types of farming in India. These types are discussed below. ओके, क्या कंटिन्यू। Primitive subsistence farming. This type of farming is carried out by the small farmers, especially tribals, on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dove, digging sticks, वो using the फावड़ा वगैरह, खुरपी वगैरह, उनको यूज करते हैं। हाँ, using the family or community labor. This farming depends upon rainfall, natural fertility of soil, and production is for self-consumption only. It is called slash and burn agriculture. In this type of agriculture, the tribal farmers clear a patch of forest land and burn it for their agricultural practice. When the soil fertility decreases, farmers have leave the patch idle for few years and shift to a new patch of land to do the same activity. This allows the nature to replenish the fertility of the soil. In this type of farming, land productivity is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. It is known by different names in India and the world. ओके। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव लोग यूज कर रहे हैं, तो खाने पीने का काम चल रहा है, वो बेचने बचने में नहीं है इनका। हाँ, सर, प्रिमिटिव में भी फैमिली लेबर होती है। प्रिमिटिव में भी, हाँ, प्रिमिटिव फैमिली इन्वॉल्व होती है। एक बंदा कहाँ करेगा, सारे लोग लग जाते हैं फैमिली पे। देखो कितने सारे नाम, क्योंकि पूरे देश में होती है ये, अलग अलग नाम है इसके, पूरे देश में होती है तो अलग अलग नाम है। देखो, बस्तर के एरिया में इसको दीपा बोलते हैं, मणिपुर में इसको बोलते हैं पामलू, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं, मिजोरम। हाँ जी, एक मिनट होल्ड करना विराज। मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं बेवार या दहिया, आंध्र प्रदेश में पेंडा, ओडिशा में कोमान, ब्रिंगा, पामादाबी, कुमारी। मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत होगी तुम लोगों को, पर एक बार पढ़ जरूर लेना। वैर, वाल्टेर, खील हिमालयंस में बोलते हैं, खुरपुआ, खुरपी से काम करने वाला खुरपुआ, मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनकू, ब्राजील में रोका, मासोल, सेंट्रल अफ्रीका में लादांग, रे। अमेरिका का नाम नहीं आया, अमेरिका में कोई नहीं करता प्रिमिटिव, वहां सबके पास अच्छी जमीन है। हाँ विराज, आया तो है सर सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका थोड़ी है। सेंट्रल अमेरिका इज नॉट यूएसए। हाँ भाई Yes, sir. I विराज, was asking the same thing, sir. Is this necessary to learn these names? नहीं मुझे नहीं लगता इसमें इसकी वैल्यू ना, इतना रटोगे, इससे ज्यादा मैथ की 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसमें एक मार्क का बहुत कम चांस है जाने के। हाँ, इंडिया का एक दो है, मैं बताता हूँ कौन कौन सा। देखो इसके अंदर नोट करने वाली बात बताऊँ, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये उत्तराखंड वाला खुरपुआ याद कर लें, झूमिंग याद कर ले, नॉर्थ ईस्ट का जो झूम कल्टीवेशन से बना हुआ वर्ड है, और
बस मेरे ख्याल से इतना काफी है। खुरपुआ और झूमिंग, ये 2 याद कर लो। ज्यादा ज्यादा ये मध्य प्रदेश वाली दहिया है, इसको भी याद कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। ओके, अंतरिक्ष, चलो एक तरफ से शुरू कर देते हैं। अभी अंतरिक्ष आप पढ़ें जल्दी फटाफट। Yes, sir. लेट अस रीड Sir, अबाउट please. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। Yes, sir. Intensive subsistence farming. This type of farming in India is practiced in areas where there is high population pressure on land. It is a labor-intensive farming. Farmers use heavy biochemical inputs, intensive irrigation to obtain higher production. ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे इनके पास इनपुट्स भी अवेलेबल हैं एंड ये इनको काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिनको खाने वाले बहुत हैं और उतनी जमीन नहीं है। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग जब भी हम देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में बार बार राइस का नाम आता है। देखो राइस का नाम जो है ज्यादा आता है क्योंकि राइस एक ऐसी चीज है, 3 क्रॉप होती है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर राइस की बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोग 3 क्रॉप ले लेते हैं। उसको बोलते हैं ऑस, ऑन, ऑस, ओम और एक और 3 वर्ड्स नाम है उसका। ये देखो, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। खासकर साउथ ईस्ट के लोगों में, साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, चाइना, इंडिया, ये सब लोगों में यहाँ बहुत ज्यादा होती है। ओके, अंतरिक्ष अभी मैं वापस ले जा रहा हूँ आपको नोट्स पे। नोट्स आगे पढ़े, कमर्शियल फार्मिंग पढ़े भी। Yes, sir. Commercial farming. The agricultural practice on large scale by using modern technology to earn good income from agriculture is called commercial farming. The main characteristic of this type of farming is large land holdings and use of high level of inputs such as high yielding variety seeds, good irrigation facilities, chemical fertilizers, insecticides, pesticides, etc. The degree of commercialization of farming varies एक थोड़ा from सा one. डिफरेंस बताता हूँ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, क्योंकि कंफ्यूज बेसिकली तुम लोगों को सब चीजें पता होनी चाहिए जो वॉट एवर यू रीड। इंसेक्ट वर्सेस पेस्ट उसी से रिलेटेड है। इंसेक्टिसाइड को मारने वाला इंसेक्टिसाइड, पेस्ट कौन? इंसेक्ट बेसिकली एयरबॉर्न होंगे। सर स्क्रीन शेयर। इंसेक्ट ज्यादा होंगे एयरबॉर्न, जैसे वो टिड्डी आती है, टिड्डी का अटैक हो जाता है इंडिया में, पिछले लास्ट ईयर हुआ था टिड्डी अटैक, ठीक है। तो एयरबॉर्न फ्लाइज वगैरह टाइप की चीज होती है। और पेस्ट क्या होते हैं? वो अर्थ के मतलब ग्राउंड बेस्ड ज्यादा होते हैं। Sir, do they help the crop in growing? हेल्प, देयर आर एनिमीज। Alright, sir. इसलिए तो एस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। साइड का मतलब तो पॉइजन होता है ना, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाला पॉइजन, इंसेक्टिसाइड Got it, मतलब sir. इंसेक्ट को मारने वाला पॉइजन। तो ये बेसिकली ग्राउंड बेस्ड होते हैं। इसमें जैसे रैट भी आता है, इसके अंदर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, वो सब पेस्ट में आते हैं। तो पेस्ट और इंसेक्ट का ये थोड़ा सा डिफरेंस देखना, ये ऊपर से उड़ के आते हैं, ये जमीन में घूमते रहते हैं। सर कुछ इंसेक्ट्स तो बेनिफिशियल भी होते हैं, तो ये उनको मारने की दवाई नहीं बनाती, बेनिफिशियल को क्यों मारना। हाँ भाई, कंटिन्यू अंतरिक्ष। Yes, sir. Sir, screen present. ओके, चलो कंटिन्यू करो। Sir, अब तक आए. Yes, sir. The degree of commercialization of farming varies from one area to another, depending on climatic condition, irrigation facilities, and other factors. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha, it is a subsistence crop. बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में राइस सब्सिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। लोग उगाते हैं अपने घर का, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। और पंजाब, हरियाणा में का यूज किस लिए होती है? यूपी में, वेस्टर्न यूपी में बेचने के लिए यूज होती है। तो वहां पर राइस एक कमर्शियल क्रॉप है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल, अ क्रॉप कैन बी आइदर कमर्शियल और सब्सिस्टेंस। एक्सप्लेन दिस पैराडाइम। तो आपको फिर ये दोनों एग्जाम्पल देने हैं, दोनों जगह का लेना है कि सिंस पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, rice is grown using high tech, more resources, more irrigation, and now then
finally sold out for money. So it is a commercial crop. While as in places like Bihar, Odisha, and Bihar, rice is grown to feed the family. So it is a subsistence crop. Then I have one doubt, sir. Go ahead. So this means that in states like Punjab and UP, rice is more than the Odisha and all, Odisha, Bihar and all these states. दो चीजें हैं, तुम तो देखो वेस्टर्न यूपी में कोई खाता ही नहीं राइस, रोटी खाते सारी दुनिया। उसके Yes, अलावा sir. पंजाब हरियाणा में तो राइस का नाम ही नहीं लेते, वो तो रोटी खाने वाले, लेकिन फिर भी राइस उगा रहे वो उतना। अब कंपैरेटिव कंपैरिजन करो तब भी इन स्टेट्स में, जैसे राइस में नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज आई टेल यू इज बंगाल एंड नंबर 2 इज यूपी। Similarly, in wheat, UP is number 1, Punjab is number 2. So we cannot say rice सबसे ज्यादा बंगाल में होता है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा वो लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली आपने ये देखना है, विराज योर क्वेश्चन थोड़ा सा एंगल क्वेश्चन का चेंज करो। आपने ये पूछना चाहिए था, सर कैन आई से देन इफ बेसिकली फार्मर इज ग्रोइंग राइस टू सेल इट, then it should be called a commercial crop for that farmer. Understood, sir. Bengal farmer is growing, he may be growing more than the Punjab farmer, but his primary aim is not to sell, to eat. So then it is subsistence crop. ये definition है commercial subsistence. Yeah. Okay, now let us talk about plantation. Guys, I don't know how many of you have seen the plantation. Plantation basically क्या होता है, मैं तो plantation पे काफी देखी। तो plantation generally एक अजीब तरह की चीज है प्लांटेशन। पहली बात तो ये तो कमर्शियल, ये तो एविडेंट है राजवर्धन, ये तो एविडेंट है कि प्लांटेशन बंदा अपने सब्सिस्टेंस के लिए नहीं कर रहा। प्लांटेशन में आते क्या क्या है? टी, यस सर, कॉफी, रबर, कहीं वाटर कंट्रीज है, और क्या है? फाइबर्स। फाइबर कौन सा? जूट वगैरह? कॉटन सर। नहीं, वो उसकी प्लांटेशन नहीं होती। उसको एक्चुअली क्या होता है, ये ब्राजील वगैरह में कॉटन प्लांटेशन होती है और वहां पे शुगर केन को प्लांटेशन बोलते हैं। हमारी कंट्री में प्लांटेशन बेसिकली ये 3 चीज आती है। तो इतनी बात तो साफ है कि कोई बंदा टी इतनी नहीं उगाएगा कि सिर्फ अपने परिवार का काम चले। तो नेचुरली टी, कॉफी सब्सिस्टेंस तो नहीं है, तो डेफिनेटली दे आर कमर्शियल क्रॉप्स। एक्चुअली कमर्शियल क्रॉप्स को दोस्तों कैश क्रॉप भी बोलते हैं, याद रखना ये वर्ड। सर डेट्स में तो प्लांटेशन है। हाँ, डेट्स ये सर कैश्यू नट्स को सर नहीं, कैश्यू नट्स को प्लांटेशन में नहीं आते। प्लांटेशन की क्या खासियत है? देखो, पहली बात तो ये सेम प्लांट थ्रू आउट द ईयर। ज्यादातर प्लांटेशन जो है हाई इंटेंसिटी लेबर बेस्ड है, हाई लेबर इंटेंसिटी होती है। जैसे कि आप चाय की खेती देखोगे, टी का प्लांटेशन देखोगे, वहां की जो लेबर है हाई इंटेंसिटी लेबर है, वो जो अपने बास्केट बांध लेते कमर पे और देखते जाते हैं, अच्छा ये हो गई पत्ती, इसको डालते, ऐसे डालते रहते। लेबर इंटेंसिव है, वो मशीन से काम होना मुश्किल होता है। और जनरली इनकी प्रोसेसिंग ऑन साइट होती है, जहां पे प्लांटेशन है वहीं इनकी प्रोसेसिंग और पैकिंग हो जाती है ड्राई करके। ओके, रवि आप आगे आप पढ़ें। सर प्लांटेशन में शुगर केन आएगा? शुगर केन आता है, बट हमारे क्या होता है, हमारी कंट्री में इसको कैश क्रॉप तो बोलते हैं, पर प्लांटेशन नहीं बोलते। ब्राजील में, जैसे ब्राजील वगैरह जो जगह है ना, वहां पे फिर हमारे यहाँ क्या ऐसे किसान बहुत कम हैं जो कि सिर्फ शुगर केन उगा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, शुगर केन को राइप होने में कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। इट इज नॉट दैट 3 मंथ 4 मंथ वाली क्रॉप नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो इन ए वे इट इज कैश क्रॉप, बट हमारे कंट्री में जो एज ए प्लांटेशन कंसिडर नहीं किया जाता इन आवर कंट्री। बट इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, दिस इज कंसिडर्ड प्लांटेशन इन सम प्लेसेस, like I said, Brazil, places like that. सर कोकोआ आता है? कोको क्या होता है? कोको सर वो जिसे चॉकलेट बनता है। हाँ, कोको का भी प्लांटेशन माना जाता है। कोको पाउडर जैसे उसको प्लांटेशन माना जाता है। ओके रवि, मैं शेयर कर रहा हूँ। गुड, देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है चैप्टर अनइंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग। हाँ पढ़ भाई। Yes, this is screen share over this. Plantation, a type of commercial farming. Plantation farming produces raw material
for various agro-based industries. In this type of farming, only a single crop is grown on a large scale using capital-intensive inputs, that is, modern machines like tractors, etc. A good network of transport, communication, proper marketing facilities are required to transport the plantation crop for further processing. Plantation farming needs a large number of agricultural laborers who came from different areas to work in plantation. These are called migrant laborers. Well-known plantation crops are tea in Assam, North Bengal, and coffee in Karnataka. Some other crops are rubber, banana, sugarcane, etc. ओके दो थोड़ी सी और बातें बताता हूँ प्लांटेशन, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लांटेशन। हमारे कंट्री से बहुत सारे लोग जो है ना लेबर का बन के गए थे बाहर की कंट्रीज में। तो आज की डेट में जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन पॉपुलेशन है, ब्राजील में, कोस्टारिका में, और ये बहुत सारी जगह है, ये पूरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ये लेबर बन के गए थे। वहाँ इन्होंने मेहनत करी, आज इनके बच्चे थोड़ा सा वेल टू डू बन गए हैं। तो ये सारी की सारी सोर्स है वहां से। हम लोग जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे, तुम लोग ध्यान होगा एक भारत किसान यूनियन, किसान सभा की बात हुई थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू के साथ एक और बंदा था 1919 में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, रामदास या राम कुछ होता था, संत रामदास। वो फिजी में गया था एज ए इंडेंचर्ड लेबर। तो बहुत सारे लोग लेबर में जाते थे। जाते क्यों थे? क्योंकि जिस कंट्री में प्लांटेशन हो रही थी वहां लेबर की कमी थी। ये जो प्लांटेशन वाला काम है इसमें लेबर बहुत लगती है, तो बहुत लेबर जो है हमारे कंट्री से बाहर की कंट्रीज में गई हुई है। और विद इन आवर कंट्री ऑल्सो, फ्रॉम बिहार, उड़ीसा, प्लेसेस वेयर द जॉब इज लेस, पीपल आर गॉन टू प्लांटेशंस। सो दैट प्लांटेशन देखे कहाँ है। सबसे पहले विलिंग ही होगा यार। अरे कुछ तो थोड़ी बहुत तो ट्रिक होती है, थोड़े बहुत तो लोग ट्रिक करे जाते हैं कि यार चल हम तो वहां को वो मिलेगा, ये मिलेगा, बट बाय एंड लार्ज फिर वो जाते हैं। तो फॉरेन कंट्री में तो यही हुआ कि वो गए तो वहां बस गए, फिर उनको लगा यार जब आ गए तो चलो कर लो। इंडिया में भी से गया तो कर क्या, एक्चुअली क्या होता है, जब बंदा अपने गांव से निकल जाता है ना एक बार काम के लिए, बाहर की दुनिया देख लेगा, वापस गांव में आने का उसका मन नहीं करता। पर ये विलिंग वाली बात है वो लिमिटेड है, कहीं कहीं विलिंग है, कहीं अनविलिंग है, कई जगह तो भागने नहीं देते प्लांटेशन को। इफ रिमेंबर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, उसके अंदर एक ये पॉइंट भी था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जिनको भी छुट्टी नहीं मिलती थी घर जाने की, उन्होंने बोला अब तो गांधी राज आ गया, चलो अपने गांव वापस चलते, सबको जमीन मिल रही है वहां पे, तो भाग गए वहां से। और रास्ते में उन्होंने देखा तो वहाँ ट्रेन तो स्ट्राइक हो रखी थी, तो अटक गए बीच में, स्टेशनों पे पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ के डंडे मार के वापस लेके आ गई पुलिस। तो विलिंग तो नहीं है, बट जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में लोग गए उन्होंने किस तरह से मैनेज किया और बाद में थोड़ा सा प्रॉस्पर हो गया। So, बेसिकली टी दोस्तों कहाँ है। एक तो सबसे पहले देहरादून में थोड़ा बहुत टी है, आईएमए के पास। जो लोग आईएमए में जाएंगे, एनडी में जाएंगे, सॉरी आर्मी में जाएंगे ऑफिसर बनने, तो वहाँ देहरादून जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं वहाँ उसके पास ही है बहुत सारे टी एस्टेट्स हैं। इनको बोलते हैं टी एस्टेट्स, ESTATES। देहरादून में है, उसके बाद दार्जिलिंग में है, ये तो तुम लोगों को सबको पता है दार्जिलिंग। फिर असम के अंदर, पूरा असम के अंदर टी गार्डन है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये सब एरिया जो है यहाँ काफी हुआ है। कॉफी का ज्यादातर आपको मिलेगा कुर्ग में, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी कुछ प्लेसेस हैं। दैट्स ए कोकोनट का भी हमारे कंट्री में एक्चुअली प्लांटेशन की तरह से नहीं होता, लेकिन हमारे कंट्री की बात करें तो टी और कॉफी ही दो चीजें हैं जिनको हम लोग प्लांटेशन में काउंट कर सकते हैं। रबर तो हमारे यहाँ बहुत ही कम होता है, रबर उस लेवल पे है नहीं। तो क्या इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए आपको, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, फैक्ट्री तक माल पहुंचाना है आपने, लेबर आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए, पैसा अच्छा लगता है इसमें, उसके बाद पैसा आता है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ओके, रवि कहाँ तक पढ़ा था आपने? तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए। Sir, I have a doubt. कार्तिकेय, गो अहेड। No, sir, I was asking that जो फार्मर्स होते हैं सर वो अपना रॉ मटेरियल को मार्केट में भेजते हैं, लेकिन सर जो कंपनीज होती हैं ITC टाइप, वो उसी प्रोडक्ट को लेबल करके सेल करते हैं हायर प्राइस पे। तो सर ये कैसे?
ये कैसे होता है सर? क्योंकि तो क्या होता है देखिए, पहली बात तो आईटीसी वगैरह जो कंपनी, नेस्ले है, आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, ये सब यूनिलीवर की कंपनी जो बिस्किट बनाएंगी, सॉस बनाएंगी, मैगी नूडल्स बनाएंगी, ये तो प्रोसेस हो गया। लेकिन कुछ कंपनियां जैसे आईटीसी है, आशीर्वाद आटा बनाती है आईटीसी, तो वो क्या करते हैं, जो वीट खरीदते हैं ना फार्मर से, वो उस लेवल का नहीं होता जो वो बेचते हैं। वो वीट खरीद के उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसका थोड़ा सा उसके अंदर पॉलिशिंग करते हैं, कुछ उसके अंदर ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि कीड़ा ना लगे उसके अंदर, उसको साफ से धो के अच्छे से पैक करके फिर बेचते हैं। कार्तिक है, तो उसके लिए उनको लगता है कि वैल्यू एडिशन, उसके लिए हम पैसे देने को तैयार है। और अभी इनका कंपटीशन कोई है नहीं। सपोज करो कल को एक कोई कोऑपरेटिव बन जाए, अभी किसान कानून बने, किसान कानून के हिसाब से काम अपना किसान एक छोटी सी एक बात बता दो, अभी हम इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ, स्टॉप, एक तो मेरे को याद दिला दिया करो जब भी मैं ऐसी बात करूं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने ये कहा कि भाई जमीन तो सारी हमारी है। और ज्यादातर भारतीय किसान वो फार्मर था, वो फार्मर लेबरर था, उसके जमींदार के लिए खेती करता था, लेबर का काम करता था, थोड़ा बहुत अपनी जमीन थी उसके पास। तो हम लोगों के आज 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जब हम लोग आजाद हुए थे, संविधान के अंदर 7 फंडामेंटल राइट थे। 7वां राइट था राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप उसको ले नहीं सकता। तो जब हमारे नेताओं ने देखा, गांधी जी ने देखा, जवाहरलाल नेहरू ने देखा, वल्लभ भाई पटेल ने सब देखा, उन्होंने बोला यार तो किसान तो दुनिया देश का 98% आदमी तो बिना जमीन के घूम रहा है, तो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। किसी के पास 400 एकड़ 500 एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ भी नहीं है। तो उन्होंने रूल लॉ लगाने की कोशिश करी कि भाई हम इस जमींदारों से पैसे लेके लेंगे जमीन, और गरीबों बांटी जाएगी। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला ये तो हमारा फंडामेंटल राइट, कैसे ले सकते हैं। 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया नेहरू जी ने, और पार्लियामेंट ने ये रूल पास किया कि ये जो राइट है ये फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। प्राइवेट गवर्नमेंट अगर चाहे और तो पब्लिक गुड के लिए, देश की भलाई के लिए इनकी जमीन एक्वायर कर सकती है, और इनको उसके बदले में कुछ कंपनसेशन दे दिया जाएगा। यहाँ की जमीन है, थोड़ा वहां जमीन दे दी या पैसे दे दिए, कुछ इस तरह का हुआ। तो उसके बाद से इनसे जमीन खरीद सबसे ले ली गई। और एक रूल है, हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है। जैसे कुछ स्टेट में है कि 12 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी की नहीं हो सकती, किसी में है कि भाई 10 एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। बंगाल में और केरला में 2 स्टेट ने तो ऐसा किया, पूरी जमीन सबसे ले ली जमींदारों से, सारी जमीन छीन ली और बाकी में बांट दी। तो वहां की जो प्रोस्पेरिटी किसानों की, बिकॉज ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था हमें? सर की हाँ, जो किसान। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई, चलो आज थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, समझो इस बात को। तो दूसरी बात क्या हुई कि जब ये लोग, किसान गरीब था तो जमींदार के लठैत जाते थे, और जितनी उसने पैदाइश की उसको औने पौने दाम में ले लेते थे, डरा डरू के। गवर्नमेंट के पास ये मामला आया संसद में, तो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसको बोलते हैं AMPC, मंडी परिषद, APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कुछ तो एक्ट था, APMC एक्ट बोलते उसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट कुछ था, मेरे को थर्ड सी नहीं याद आ रहा। तो APMC के हिसाब से एक देश का किसान सिर्फ उसके घर के पास, जैसे आप बुलंदशहर का किसान है, सहारनपुर का किसान है, उसके घर के पास जो मंडी है सिर्फ वहां बेच सकता है, और कहीं अपना माल नहीं बेच सकता, ना कोई खरीद सकता। सपोज करो आप एप्पल बड़े अच्छे उगा रहे हो, वहां पे हिमाचल के किसान हो आप, और केरला से आपको ऑफर आया कि यार तुम्हारे बड़े नाम सुना है, बड़े अच्छे वो है, तुम्हें इसे हमें सप्लाई कर दो डायरेक्टली। आप नहीं कर सकते, आज की डेट में तो कर सकते हो। 3 कानून आने के बाद अब अलाउड है, इससे पहले अलाउड नहीं था। कोई भी किसान कहीं अपना सामान नहीं बेच सकता, रोड के किनारे ठेला लगा के भी नहीं बेच सकता, अलाउड नहीं है। कानून में ये लिखा कि जितना आपका जो प्रोड्यूस है उसको आप मंडी में ले जाके ही बेचो। अब छोटे किसान को बड़ी दिक्कत है, वो कहाँ लेके जाएगा, ट्रक करेगा, ये करेगा। 5% वहां पे अलाउड है मंडी का, 5% आड़तियों को अलाउड है, और 3% कुछ और होता है। तो अब किसान ही कर सकते हैं, अब किसानों ने गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। अब इन किसान कानूनों को सब बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। वो किसान है जिनकी मंडियों के अंदर पकड़ थी, वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से वो पावर निकल जाए।
तो अब किसान सपोज करो कॉर्पोरेट बना लें कुछ कार्तिकेय, और अब किसानों की कॉर्पोरेट ये काम करे जो आईटीसी कर रही है, तब किसानों को फायदा ज्यादा मिल जाएगा। बट आज की डेट में आशीर्वाद का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटिटर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। है हमारे पास जैसे हम लोग जहाँ चक्की से आटा पिसवाते हैं, हम देखते हैं गेहूं, इंदौर का एमपी का गेहूं आता है, उसको 55 बोलते हैं, उसको लोग हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो बात आपकी सही है कि अभी किसान के पास ऑप्शन नहीं है ना। छोटा किसान क्या करेगा, उसको तो बेचारे को इमीडिएटली पैसा देना है साहूकार का जिससे उसने उधार लिया था, तो फटाफट बेचता है अपना और पैसे लेके अगली फसल की तैयारी करता है। कार्तिक, ओके guys, any doubt before we go ahead? No sir, no doubt. All right. No, sir. Okay. Check point पढ़ दें, check point 1. Ravi? Yes, it's 8.1. The other name of primitive subsistence farming is. Yes, guys. What is it? Jhum or slash and burn. Okay. Second, in which type of farming primitive tools are used? हाँ जी, answer. अभी तो पढ़ा है। हाँ, जब तो बोलोगे ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब डरते रहोगे तो डरते ही रहोगे सारी लाइफ में। सर झूमिंग। हाँ, झूमिंग, या यहाँ पे हम झूम वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ बोलेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव नाम ही आ रहा है, खुद ही बना प्रिमिटिव टूल, वो मैं बताया था तुम्हें। प्रिमिटिव टूल यहाँ नहीं यूज करूंगा, मैं तुम्हें लिख के दूंगा ब्रैकेट में। कहाँ गया? या वेरी बेसिक टूल्स, प्रिमिटिव टूल्स, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। Next question. Third, name the farming method in which a patch of land is cleared and burned for cultivation. Slash and burn or झूम cultivation or झूम Slash cultivation और primitive Plantation is a type of dash farming. Commercial farming. Plantation is type of a commercial farming. Okay. Right. अभी I want to give chance next to भव्या ने पढ़ लिया। कार्तिक सिरोही आप पढ़े अभी। Cropping pattern. Yes, sir. Cropping pattern. It refers to environmental difference such as climate, topography, soil type, etc. that give rise to different cropping seasons in India. Crop are grown accordingly to set pattern that suits the environment of an area. Okay, छोटी सी बस छोटा सा ब्रीफ मेरा ये है कि देखो दोस्तों, कॉटन जो होती है, कॉटन को उगाने के लिए आपको थोड़ा सा ह्यूमिड सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, और साथ में रेन नहीं चाहिए। कॉटन को चाहिए 210 डेज क्लाउड फ्री स्काई, 210 डेज मिनिमम। क्या ये बंगाल में मिल सकता है, असम में मिल सकता है? नहीं मिल सकता, तो कॉटन इसलिए वहां नहीं उगाई जाएगी। राइस को चाहिए 100 mm रेनफॉल कम से कम और 25 डिग्री टेम्परेचर। तो राइस को हम जम्मू कश्मीर में नहीं उगा सकते, हिमाचल में नहीं उगा सकते। उगाना पड़ेगा तो उसको या तो बंगाल में जहाँ बहुत बारिश हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बहुत बारिश हो रही है, उड़ीसा जहाँ बारिश हो रही है, और वहां उगाएंगे, या फिर हम पंजाब उत्तर प्रदेश में उगा सकते हैं क्योंकि वहाँ इरीगेशन है। बारिश तो कम हो रही है लेकिन कम से कम इरीगेशन। सिमिलरली पर्टिकुलर क्रॉप्स, पर्टिकुलर उनको सर्कमस्टांसेस चाहिए, वो हर जगह मिलते नहीं, वो जगह जगह अलग अलग जगह पे है, जहां जहां है वहां पे होता है। इसलिए हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न है। इन स्टेट में ये होगा, इन स्टेट में ये होगा, इन स्टेट में। यस, ओके, कंटिन्यू करना है अभी। या कार्तिक, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। Yes, sir. Cropping season in India. India has 3 cropping season, is that Rabi, Kharif and Zaid. Rabi crops. These are sown at the starting of winters, October to December, and harvested in spring or that the starting of summer, April to June. और तो मैं अपना थोड़ा सा डेटा टिक कर देता हूँ। मेरा डेटा मैं मार्च तक, फरवरी मार्च लिया है, तो अगर इसको फिर अभी मैं कहाँ गया मेरा, ये खरीद। सो रबी को मैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सोइंग कराता हूँ। सोइंग मतलब बोना, और मार्च से लेके जून तक हार्वेस्टिंग कराता हूँ।
सोइंग का मतलब सोना, हार्वेस्टिंग मतलब काटना। ओके नेक्स्ट सर अप्रैल टू जून। नेक्स्ट इज अप्रैल टू जून। सो ये हो गया था अप्रैल टू जून खरीफ। ओके नेक्स्ट, हाँ पढ़ो। Some crop cultivated in the season are wheat, बारले, barley, peas, gram, mustard. and mustard. These crops are grown in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, and Uttar Pradesh. Reasons for the successful rabi crops in winter months is due to the western temperature cycles that causes the rainfall in December to January. ओके थोड़ा सा ये तो थोड़ा ओके ये बता देता हूँ रीजन क्या है। देखो तुम ध्यान होगा जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में थोड़ी सी बारिश होती है। वो बारिश होती क्यों है? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मानसून कहाँ से आता है? एनीबॉडी कौन बता सकता है कहाँ से उठता है मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जो कि सर्दियों की बारिश कराता है? So moist winds coming to from sea, from ocean area. Which sea? Mediterranean Sea. मेडिटेरियन सी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि वो वाटर बॉडी है, सराउंडिंग एरिया जो लैंड वगैरह उससे उनका वहां पे ज्यादा होता है, उसकी वजह से वार्म विंड ऊपर चली जाती है। और वार्म विंड ऊपर जाने की वजह से इंडिया में विंटर से उस वक्त इंडिया में ठंडा मौसम है, तो वहां से जो हम लोगों का नहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रीजन ये होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है फरवरी मार्च के महीने में। हमारे यहाँ थोड़ी सी सूरज की वजह से गर्मी होनी शुरू हो जाती है और वहां ठंडा है। जस्ट एक मिनट देखो, ग्लोब देखो, एक मिनट ग्लोब अर्थ दिखा रहा हूँ पहले मैं। ओके गाइस, आई एम शेयरिंग, जस्ट सी दिस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्लाइमेट वाले चैप्टर में आएगा, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं भी समझा देता हूँ। देखो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश होती है हल्की हल्की सर्दियों की। एक तो वो वाली बारिश है जो कि रिट्रीटिंग मानसून डाल रहा है तमिलनाडु में और सदर्न आंध्रा में, याद है? वो चैप्टर पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं हमने किया कि नहीं किया अब तक, मानसून वाला क्लाइमेट वाला चैप्टर नहीं किया अभी हमने। ओके मैं समझाऊं। दो तरह से होता है, सर्दियों में बारिश दो जगह होती है। एक तो ये वाला मानसून जो हमारा शेयरिंग ना, क्लाइमेट वाला चैप्टर तो शायद 9th में होता है ना। अच्छा 9th का, तो तुम लोगों ने पता नहीं, मैंने तो पढ़ाया होगा अपने स्टूडेंट्स को, पुराने स्टूडेंट को। देखो yes, sir. देखो इधर है, ये मानसून, विंटर मानसून यहाँ से आता है और नीचे तमिलनाडु और सदर्न आंध्रा में पानी डालता चला है, दिस इज रिट्रीटिंग मानसून। इसका उस मानसून से कोई लेना नहीं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखो यहाँ से आता है। क्या होता है कि क्योंकि ये लोग इक्वेटर से बहुत दूर है, मेडिटेरेनियन इक्वेटर से दूर है, तो यहाँ का ठंडा है पानी, और यहाँ पे यहाँ की एयर ठंडी है, यहाँ की एयर जो है ठंडी है, और हमारे आसपास फरवरी आते आते गर्मी आनी शुरू हो जाती है, तो हमारे यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, एलपी बन जाता है, तो हमारी एयर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ लो प्रेशर है, इधर ठंडा होने की हवा से हाई प्रेशर है, तो यहाँ से विंड्स उठती हैं, मॉइस्चर उठाती हैं। ये तुम्हारा है दिस इज दो सी आएंगे यहाँ पे, ब्लैक सी एंड दिस इज कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से विंड उठाती हुई हमारे इधर की तरफ आती है, नदर्न इंडिया की तरफ आती है, और तब थोड़ी सी बारिश होती है, और वो बारिश जो है जो भी हमारी राबी की क्रॉप्स है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो बेसिकली ये पॉइंट है जो हम नोट्स में दिया है। दोबारा पढ़ दें इसको एक बार कार्तिक, ये पॉइंट, रीजन फॉर सक्सेसफुल राबी क्रॉप। Some crops cultivated in the season are wheat, barley, peas, gram, and mustard. These crops are grown in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, and Uttar Pradesh. Reason for the success rabi crops in winter months is due to the western temperate cyclones that cause rainfall in
दिसंबर टू जनवरी। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर मेरे को इनएक्यूरेसी नजर आ रही है, बिकॉज ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है इट कम्स समटाइम इन फरवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च। फिर भी मैं भी चेक कर लूंगा अपना जो नॉलेज है, डेटा है। ओके, एक बार्ले करके वर्ड आया, बार्ले को हिंदी में जौ बोलते हैं, जौ। बार्ले का बेसिक यूज तो बियर बनाने के लिए होता है, और कुछ बार्ले से विस्की भी बनती है, बट वो फॉरेन कंट्रीज में होता है। हमारे देश के अंदर तो जौ खाया जाता है, तो जौ उनमें से आता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ये दीज आर कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स, और बार्ले इज दैट। ओके, एक मिनट मुझे नजर मारने दो, कल ये चैप्टर भी है कितना, कल खत्म करना पड़ेगा ये चैप्टर, काम हमारे पास बहुत है। ओके, सो खरीफ क्रॉप दिखाऊंगा, मेजर क्रॉप ग्रेन्स, लेग्यूमस प्लांट्स, कल खत्म कर देंगे इसको, जैसा भी करेंगे कल फाट ये चैप्टर आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को याद कराने की, ये चार्ट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाना है इसके अंदर गहराई में, बहुत टाइम ले जाएगा। डोंट डू एट द कॉस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स एंड अदर चैप्टर्स, वील जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। ये ठीक। ओके गाइस, कल मैं इस चैप्टर को क्लोज करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा, एंड देन डे आफ्टर कैन वी डू दिस एग्रीकल्चरल कर लें, एग्रीकल्चरल। ऑलराइट, इज इट देयर इन टर्म 1 फर्स्टली तो सर कौन सा चैप्टर है? देख, अगर सुन, ये जो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, अगर ये उसमें नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे हम, अगर ये बोर्ड में नहीं है तो हमारा स्कूल पागल हरकत कर रहा है तो फिर नहीं करेंगे सर। वो बड़ा तो डाउट पूछ लेना ना मेरे से। सर मेरा चैप्टर ही नहीं हो रहा, मैं डाउट कैसे पूछूं? तो भी यार फिर वो कम से कम 3 दिन लगेंगे, कम से कम, चाहे मैं अपनी जान निकाल लूं तब भी 3 दिन लग जाएंगे चैप्टर। वो चैप्टर किसी काम का है नहीं किसी के। देखो, टर्म 1 में तो सिर्फ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, और एज ऑफ इंडस्ट्रियल टर्म 2 में, टर्म 2 में है नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड बस नहीं नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये भी देख सुन क्या कह रहा है टर्म 2 में, एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, और वो जो वन थीम करेक्ट करेंगे वो इंटरनल में आएगा, ये दोनों में से। ये पढ़ ले, मैंने तुम्हें भेजा हुआ, आई शेयर दिस टू यू। सर तो हमारा तो PG2 का मार्क्स जुड़ा जाएगा फाइनल एग्जाम में? नहीं, फाइनल में थोड़ी लग देंगे, इंटरनल के मार्क्स थोड़ी इंक्लूड होंगे। यस सर, है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट तब, अरे दोस्तों, इंटरनल असेसमेंट तब होगा जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम नहीं हो पाया किसी वजह से, अदरवाइज फाइनल एग्जाम के मार्क्स नहीं सर, बट इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स लगेंगे थोड़े बहुत। अरे कितने हैं? 10 मार्क्स, 20 मार्क्स है। अरे यार, तो प्रथम ऐसा करना, मेरे को टाइम लगेगा तो मैं करा दूं, देख, या फिर वो बाकी लोगों पे थोपने वाली बात होगी ना प्रथम, तो ये तो देख। अच्छा सर, वो सर ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्सेज करवा दीजिए। हाँ, वो देख लेते हैं, एक मिनट है तो सर, शायद वाटर रिसोर्सेज में मैप आएंगे, ओनली मैप, वाटर रिसोर्स में मैप है, ओनली मैप है बस, खाली मैप है। स्कूल का क्या करूं सर मैं? डैम है सारा स्कूल, घटिया स्कूल है, तुम कौन से स्कूल में पहुंचे हो? देखो, ये रहा, ये टर्म 1 में है, इसको मैं करा दूंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तो मैं तुम्हें मैप सिखाना है बस थोड़ा। Water scarcity, need for water, the theoretical aspect of chapter was to be assessed in predict time only and will not be evaluated in the board exam. However, the map items will be in there board. तो मैप करा दो, एक काम करेंगे प्रथम, ये करा दूंगा प्रथम, ये करा, ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत हल्का चैप्टर है, एक 1.5 दिन। तो मैं हिस्ट्री कैसे करूं? हिस्ट्री पढ़ ले, तो नोट भेज देता हूँ तो तुम एडू काट के भी, ये सर वो भेज दीजिएगा, एडू काट के भेज देता हूँ। चल ठीक है, ओके गाइस, याद है ना मेरे को, अभी नहीं तो मैं भूल जाऊँ, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। चलो ओके गाइस, बाय 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 बाय। कराना है मेरे को, ट्रायंगल्स भी कराना है, और मेरे को सर्किल भी कराना है इसके बाद, और ये बायोलॉजी भी कराना, चिंता नहीं जो बोला था। चलो बाय 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 बाय।